हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 4 नवंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और PDF के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इशू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली DM कर पाएंगे। साथ ही इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया है, तो ग्रुप में आपको तभी ज्वाइन कराया जाएगा जब आप लोग वहाँ पर फॉलो करेंगे। तो इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा, तो आप लोग समझते चलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच विल बी। घड़ी की सेकेंड सुई का कोणीय वेग क्या होगा। तो घड़ी की जो सेकेंड की सुई होता है ना, जैसे आप लोग देखोगे जो दीवाल घड़ी होता है उसमें जो सेकेंड की सुई होती है उसका क्या पूछ रहा है, उसका कोणीय वेग आपसे पूछ रहा है। तो कोणीय वेग क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कोणीय वेग को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AV से, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि AV इज इक्वल टू होता है एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AN, इसको एंगल ही लिख देता हूँ, एंगल इन रेडियन। रेडियन को RAD से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एंगल इन रेडियन अपॉन में क्या होता है टाइम। टाइम वो भी किस में, तो टाइम इन सेकेंड, ठीक है, टाइम इन सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है, यानी कि कोणीय वेग बराबर होता है एंगल इन रेडियन यानी कि रेडियन में कोण बटे टाइम इन सेकेंड यानी कि समय किस में, तो सेकेंड में। अब देखिए जो एक घड़ी होता है, अगर इसका रेडियन की बात करें, मतलब कि एंगल बात करें रेडियन में, तो कितना होता है, ये होता है 2π। और कितना सेकंड, तो 60 सेकंड होगा, ठीक है, 60 सेकंड। तो अपॉन में आ जाएगा 60, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो पाई अपॉन में क्या आ जाएगा 30, पाई अपॉन में 30 यानी कि पाई अपॉन 30। कहीं पे दिख रहा है क्या, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का क्या पूछ रहा है, बीमीय सूत्र पूछ रहा है, ठीक है, बल आघूर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र तो ऐसे डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्टली काम आ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर निकालना भी आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू में R। F यानी कि बल, और यहाँ पर होता है जो भी दूरी होती है R, ठीक है। और बल का हम लोग जानते हैं क्या होता है डायमेंशन, तो ये होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है MLT-2। क्या होता है MLT-2, और R को हम लोग यहाँ पर L से दिखा सकते हैं, ठीक है, R दूरी है इसलिए L से, तो ये हो जाएगा ML/T-2। तो ML/T-2 ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्या है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र। जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र, तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, लेकिन एक बार मैं आपको निकालना जरूर सिखाऊंगा। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण बोल रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिनोट करते हैं I से, यानी कि जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं I से, और I बराबर होता है M इंटू में R², ठीक है, M इंटू में R²। और M का क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो कैपिटल M रहेगा, ठीक है। M यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, तो यहाँ पर कैपिटल M हो जाएगा, और R तो R का L² हो जाएगा, तो यानी कि ML² हो जाएगा, ML² ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ऑप्शन नंबर A ML² T0, तो वही बात हो गया, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए चौथा नंबर वाला क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र। तो कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये जितना भी मैं निकालने सिखा रहा हूँ ना, एक बार सीख लीजिए और डायरेक्टली फिर याद रखिएगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं इसके लिए मतलब एक है डिनोट करने के लिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, L से डिनोट करते हैं, L से, किससे, L से। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, और L बराबर होता है I इंटू में ओमेगा, ठीक है, I इंटू में ओमेगा। और I का अगर बात करें, I का यहाँ पर बात करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या होता है, I है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व है। तो I होता है हमारे पास, अभी तुरंत ऊपर मैंने आपको निकालना सिखाया था,
आई क्या, ये होता है एम एल स्क्वायर, कितना होता है एम एल स्क्वायर, और ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा का हो जाएगा टाइम का, यहाँ पर मतलब टाइम इन्वर्स होता है, मतलब कि टी इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऑप्शन नंबर बी आपको देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉगी ऑफ टॉर्क, निम्नलिखित में से कौन सा बल आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है। बल आघूर्ण का रेखीय अनुरूप मतलब कि जैसे घूर्णी गति में अगर बात करें तो घूर्णी गति में बल के लिए बल आघूर्ण है, वैसे ही रेखीय गति में बल के लिए क्या होता है, बल ही होगा। मतलब यहाँ पर उल्टा पूछ लिया था, बल आघूर्ण का रेखीय अनुरूप तो बल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। बल का ही जो घूर्णी गति में हम लोग उपयोग करते हैं ना, बल आघूर्ण उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उल्टा पूछा है इसीलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा और मुझे समझाने में भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ है। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्या है, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव, शुद्ध रेखीय गति में पिंड के सभी कण होते हैं। तो शुद्ध रेखीय गति में पिंड के सभी कण क्या होते हैं, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा समान वेग, यानी कि सेम वेलोसिटी में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला, अ कपल ऑफ प्रोड्यूसेस इज, एक कपल उत्पन्न करता है। तो एक कपल क्या उत्पन्न करता है, तो जैसे कोई भी है मतलब दो साथ में तो उसी को बोला जाता है कपल। तो सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, ओनली रोटेशनल मोशन, यानी कि केवल घूर्णी गति यहाँ पर उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है ये पूछ रहा है। तो ये किस पर लागू होता है, तो ये बोथ स्मॉल एंड बिग बॉडीज, यानी कि जो छोटे यहाँ पर वस्तु या फिर जो भी है और जो बड़े हैं दोनों पर लागू होता है। मतलब कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटे और बड़े दोनों निकाय पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, एक समान गोलाकार खोल, मतलब कि खोल तो है देखिए यहाँ पर, ये मतलब गोलाकार तो है लेकिन अंदर से कैसा है, अंदर से खोखला, इसी को बोला जाता है गोलाकार खोल। के अंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के अंदर एक कण के लिए कण पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसके अंदर मान लीजिए कोई कण है तो इसके लिए कण पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, ये होता है शून्य। कितना होता है, शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वेरीज विथ, जो कैपिटल जी है, ठीक है, ये क्या है, तो यही है गुरुत्वाकर्षण का मतलब सार्वत्रिक नियतांक है ये, ठीक है। तो ये किसके साथ बदलता है ये एक्चुअली पूछ रहा है, तो किसके साथ बदलता है, तो सही आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से किसी के साथ नहीं बदलेगा। हाइट एबव द अर्थ सरफेस, मतलब कि ये बदलता ही नहीं है, मतलब कि ये पूरे ब्रह्मांड में क्या है, पूरे ब्रह्मांड में ये क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, एक समान रहेगा, कहीं पर भी नहीं बदलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ज़्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं को कौन वर्णन करता है, तो केपलर का कौन सा नियम, मतलब केपलर का ही नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, केपलर का भी स्पेसिफिक नियम है लेकिन यहाँ पर सिर्फ केपलर का नियम दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गए कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं अब सब्जेक्टिव की तरफ। तो देखिए पहला सब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस द टॉर्क ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज जीरो, हिंदी में भी देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए किन परिस्थितियों में आरोपित बल के कारण बल आघूर्ण शून्य होगा, मतलब कौन सा कंडीशन होगा कि हम लोग बल अप्लाई करेंगे कि बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए वो कंडीशन क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर, अगर वेक्टर लगा देंगे तो सभी में वेक्टर लगा दीजिए, यानी कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर हटाते हैं तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, ठीक है, और एन कैप आ जाएगा। सो टॉर्क ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज जीरो वेन, कब होगा, अब देखिए यहाँ पर साइन आया है, साइन, तो साइन जीरो कब होता है, तो साइन जीरो पर जीरो होता है या फिर साइन 80 पर जीरो होता है। तो थीटा का मान अगर हम लोग जीरो रखें या फिर 180 रखें तो टॉर्क यहाँ पर खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। एक और कंडीशन है
कि यहाँ पर हम लोग थीटा को जीरो ना करें, बल्कि क्या कर दे, इस आर को ही जीरो कर दे, मतलब इस दूरी को ही जीरो कर दे। तो जीरो से इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो मतलब आ जाते हैं कंडीशन, इनमें से किसी एक को हम लोग जीरो कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलागुण जीरो हो जाएगा। सेम वही बात हिंदी में लिखा गया कि हम जानते हैं बलागुण बराबर ये होता है, और इसीलिए किसी आरोपित बल के कारण बलागुण शून्य होगा जब कि थीटा या तो जीरो कर दे या फिर 180 कर दे, या फिर थीटा में कोई बदलाव ना करे, सिर्फ आर को जीरो कर दे तो भी जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिफाइन रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड को परिभाषित करने को बोला है। रिजिड बॉडी क्या होता है, इसी को परिभाषित करने के लिए आपको बोल रहा है। अ बॉडी इज सैड टू बी अ रिजिड बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी हम लोग किसको बोल सकते हैं, व्हेन इट हैज़ परफेक्टली डिफाइंड शेप एंड साइज। इसका जो शेप और साइज है क्या है, परफेक्टली डिफाइन होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज, और इनके पार्टिकल के बीच जो भी डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होना चाहिए। वाइल अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट, और जब इस पर क्या हो, मतलब हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हो तब। हिंदी में भी वही सेम बात लिखा गया है। किसी पिंड को दृढ़ पिंड तब कहा जाता है जब उसका आकृति और परिमाप बिल्कुल निश्चित हो। ऐसे पिंड पर कोई भी बल लगाने पर उसके सभी कोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बदलती है। इसके बाद देखिए एक मतलब अगला है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली जो था ना ये ऊपर, तो ये दोनों 2 नंबर वाले थे, अब यहाँ पर 3 नंबर वाले, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑल्सो गिव द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। तो पृथ्वी की सतह से किसी पिंड के प्लायन वेग की अभिव्यक्ति लिखे। तो सबसे पहले आपको एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है कि प्लायन वेग होता क्या है, एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, और फिर उन कारकों को भी बताए जिन पर ये निर्भर करते हैं। और ये एस्केप वेलोसिटी जो है, यानी कि जो प्लायन वेग है, ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसका आंसर, द मिनिमम स्पीड विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर व्हाट इट विल escape from the Earth's gravitational field is called as escape velocity. The escape velocity can be easily formulated, which is क्या होता है, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ये होता है अंडर रूट में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैपिटल जी अपॉन में कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग अगर जी का मान निकाल करके रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2GR, ठीक है। 2GR मतलब कि यहाँ पर जो है आपका GM की जगह पर आ जाएगा आपका जी, ठीक है। GM की जगह पर आ जाएगा आपका जी, इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर ये उसी के बारे में लिखा गया है। हिंदी में भी देख लीजिए, वह न्यूनतम गति जिसके साथ किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल पाए, प्लायन वेग कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई पत्थर उठाइए आप लोग, या फिर कोई भी वस्तु हो, अगर उसको आप लोग आसमान की तरफ मतलब कि ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो इस वेग से ऊपर जाए कि वो लौट कर वापस पृथ्वी पर ना आए, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को वो क्या कर जाए, पार कर जाए और अंतरिक्ष में चल जाए, मतलब कि प्लायन हो जाए, तो उसी को बोला जाता है प्लायन वेग। आप लोग अपने यहाँ पर भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये होता है फार्मूला, और इसको पुट करेंगे तो ये निकल करके आ जाता है। सेम बात इंग्लिश में ही था। इसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर वाला कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिव इट्स एसआई यूनिट। तो गुरुत्वीय विभव को परिभाषित करें। तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है उसको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, और फिर इसका एसआई इकाई जो भी है, ईसाई मात्रक जो भी है उसको बता देना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ वेरी लाइट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई वी, और यहाँ पर स्मॉल जी लगा देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी इज इक्वल होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में एम, और यही किसके इक्वल आ जाएगा, यही आ जाएगा माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर के इक्वल। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर केजी एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर बोल दिया गया, और यहाँ पर इसका यूनिट दे दिया गया, और ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है, विथ यहाँ पर मतलब कि किसके साथ, तो यहाँ पर इसके फार्मूले के साथ। इसके बाद हिंदी में सेम देख लीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव अनंत से उस बिंदु तक
एक बहुत ही हल्के पिन को लाने में प्रति इकाई द्रव्यमान में किए गए काम के बराबर है, इसे Vg द्वारा निरूपित किया जाता है। गुरुत्वीय विभव Vg, ठीक है, बराबर क्या होता है W/m, और यही इसके इक्वल हो जाएगा, और इसका ऐसा मात्रक होता है जूल पर kg, और ये एक अदिश राशि है। तो सेम टू सेम बात हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर वाला क्वेश्चंस नहीं लिया है, 5 नंबर वाला क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास, जो आपका सेंटर ऑफ मास है ना, उससे कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ मास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर ऑफ मास को परिभाषित कीजिए, और इसके लिए यहाँ पर डेरिवेशन कीजिए। तो ये आपका आ सकता है 5 नंबर में। इसी प्रकार का देख लीजिएगा, और एक आध आप लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही कराता हूँ। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सबसे ज़रूरी बात कि इंस्टाग्राम को फॉलो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टा का। वहाँ पर हर वीकली टेस्ट के लिए न्यू ग्रुप बनाया जाता है। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इंस्टा को फॉलो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।